हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में आप सबको याद है हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर सीख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे करना है ये जाना, और उससे पहले के लेक्चर में जो भी कुछ हमने सीखा था उसे रिवाइज भी किया था एक बार। आई होप उन 2 लेक्चर से वहां तक जो डिस्कशन की है हमने वो हम सबको क्लियर है। अब आज हमारा फोकस एक बड़े ही स्पेशल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पे होगा। डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है क्योंकि नोमेनक्लेचर हम उसी का सीख रहे हैं। बस आज जो हम नोमेनक्लेचर करेंगे वो हाइड्रोकार्बन की नहीं होगी। आज जिस कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं वो हाइड्रोकार्बन नहीं बल्कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है? तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का सिंपल मतलब हुआ कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन तो नहीं है लेकिन हाइड्रोकार्बन से ही निकला है, मतलब हाइड्रोकार्बन से ही बना है। तो इस कंपाउंड की नोमेनक्लेचर आज हम सीखेंगे। अब ये डेरिवेटिव कैसे बनता है पहले मैं इसको थोड़ा सा बता दूं। हालांकि इतना बेसिक आइडिया हमें जूनियर क्लासेस से भी हो जाता है, बट एक बार क्योंकि हम लोग आज नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं तो अच्छा रहेगा कि एक बार हम समझ लें अच्छे से। तो क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन होता है ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों। ऐसे जितने भी कंपाउंड होते हैं हमारे नेचर में हम उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन अगर इसी हाइड्रोकार्बन में कुछ एकाध एक्स्ट्रा ऐसे एटम्स लग जाएं जो कार्बन या हाइड्रोजन नहीं हो, कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई हेलोजन एटम हो सकता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। तो अगर इस तरह सल्फर हो सकता है, अगर इस तरह के एटम्स लग जाएं या कोई मॉलिक्यूल ही ग्रुप ही फॉर्म में लग जाए, कुछ भी अगर ऐसा लग जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मुझे लगता है सबसे अच्छा इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन आप सबको याद होगा ये है CH4। इसका IUPAC नेम मीथेन होता है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहा है, तो ये तो हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर इस मीथेन में एक हाइड्रोजन हटा के मैं कुछ और लगा दूं, अब सबसे पहली बात, हाइड्रोजन क्यों हटाएं? ऐसे ही लगा देते हैं कुछ एक्स्ट्रा। तो ये बात मुझे लगता है क्लियर होगी सबको कि हम ऐसे ही कुछ भी नहीं लगा सकते। एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लगाना है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी जगह कुछ एक्स्ट्रा लग सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, CH3 हो गया, और फिर कार्बन के साथ लेट्स अज्यूम कि क्लोरीन एटम आके लग गया। अब क्लोरीन एटम कार्बन तो नहीं है, हाइड्रोजन तो नहीं है, तो ये जो पूरा कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन ये था, एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह कुछ और दिख रहा है हमें, जो कार्बन या हाइड्रोजन नहीं है, कोई दूसरा एटम है, क्लोरीन है इस केस में। तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हुआ। इसकी जगह अगर ब्रोमीन होता या इसकी जगह OH ग्रुप लग गया। अब हम देखते हैं कि इसकी जगह वहां पे तो क्लोरीन लगा था, यहाँ एक एटम नहीं लगा है, यहाँ OH लग गया है। OH मतलब इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा, उस ऑक्सीजन पे H भी लगा हुआ है। बट जो भी है, क्या हम इस कंपाउंड को भी हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है? तो डेफिनेटली नहीं, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाता है। मुझे लगता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया होगा कि ये होते क्या है। अब आज हमारा फोकस रहेगा इसी तरह के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। नोमेनक्लेचर करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को समझना जरूरी था। अब करते हैं नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले बेसिक बात मैं लिखवाऊं, इससे पहले मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा कि जो लास्ट क्लास में हमने रूल्स समझे हैं वो रूल्स हमें एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि वो रूल्स तो यहाँ पर अप्लाई होंगे ही होंगे, कुछ नए रूल्स और ऐड भी होंगे। लेकिन पुराने रूल्स अगर हम भूल जाएंगे तो फिर नए रूल्स याद करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हमें वो नहीं आएगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि पुराने रूल्स हमें अच्छे से याद हों। अब कई बार रूल नंबर में कंफ्यूजन हो जाती है। मैं यहाँ पे अब जो रूल्स डिस्कस करूंगा तो मैं रूल नंबर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट रूल का नंबर कौन सा लिया था। बट जो भी रूल है, मैंने पहले बताया था, रूल नंबर पे फोकस नहीं रहेगा, हमारा रूल पे फोकस रहेगा कि रूल क्या है। वो ऊपर नीचे हो सकता है, हम एक रूल के 4 छोटे छोटे रूल्स बना के उनको याद रख सकते हैं, जैसे भी करें। लेकिन लास्ट 2 लेक्चर्स में जितने भी रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, आई होप ये सबको याद है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव
नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहला पॉइंट में जो लिख के यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, समझ तो चुके हैं बट एक बार लिख लेना चाहिए, अच्छा रहता है। इफ फंक्शनल ग्रुप्स are attached to the hydrocarbon molecule, then it is called a derivative of hydrocarbon. Then it is called a derivative of hydrocarbon. ये बात हम लोग समझ चुके हैं, तो इतनी बात को क्लियर करके एक बार जल्दी से अच्छे से समझ के रखें, आगे हम इसके बाद बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे सामने दो रूल्स लिखे हुए हैं। पहले इन रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं, अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें जोड़ना है, लेकिन पहले ये जो दो फंडामेंटल रूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे लिखे हुए, पहले इनका मीनिंग समझते हैं और छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले तो क्या लिखा हुआ है, लिखा ये हुआ है कि नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज रिटन एज सफिक्स अलोंग विद इट्स पोजीशन। अब ये बात जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, वो फंक्शनल ग्रुप जहां भी लगा होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस फंक्शनल ग्रुप का एक तो पोजीशन नंबरिंग करके, जैसे हम लोग करते थे पहले ब्रांच की नंबरिंग करके पोजीशन निकालते थे, अब फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो नंबरिंग करके उसकी भी पोजीशन पता चल जाएगी अपने आप हमें। उस फंक्शनल ग्रुप का उसके पोजीशन के साथ उसका नाम सफिक्स में लिख देंगे, ये बात। लेकिन मैं यही एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये सब फंक्शनल ग्रुप के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी हैं जिनका नाम कभी भी सफिक्स में नहीं लिखा जाता, उनका नाम हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है। लेकिन कुछ हैं ऐसे, वो कौन कौन से हैं वो जरूर हम अभी मेंशन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप्स अगर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में लगे हुए हैं तो उनका नाम सफिक्स में लिखा जाता है अलोंग विद देयर पोजीशन। ठीक है ये बात, लेकिन सफिक्स में भी कैसे लिखेंगे, क्या तरीका होगा लिखने का, उसके लिए अगला रूल ये, द लेटर ई फ्रॉम द सफिक्स an is dropped and the suffix for the given functional group is added along with its position। क्या मतलब हुआ इसका, आप सबको याद होगा लास्ट के 2 लेक्चर्स में हम लोग कौन सा सफिक्स बार-बार यूज करते थे, ane यही लगाते थे ना, क्योंकि कुछ और तो होता नहीं था, तो हमने यही सीखा था कि वर्ड रूट और वर्ड रूट के बाद अगर सफिक्स लगाना होता था तो एन लगा देते थे। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कंपाउंड में, तो फिर हम एन नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, वर्ड रूट के बाद जो हम लोग एन लगाते थे उसमें से ई ड्रॉप कर देंगे, मतलब ई हटा देंगे। ठीक, पूरा एन नहीं हटाएंगे, सिर्फ ई हटाएंगे, यही कह रहे हैं। द लेटर ई फ्रॉम द सफिक्स एन इज ड्रॉप्ड, मतलब हटा दिया, और उस ई की जगह अब हम जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके लिए जो सफिक्स होना चाहिए वो लिख देंगे। अब किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए जो भी एप्रोप्रिएट सफिक्स यूज होता है वो हम लिख देंगे उसकी पोजीशन के साथ। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं पहले, उसके बाद मैं डिटेल में बताता हूं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स होता है और कौन-कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी हैं जिनको सफिक्स में लिखा ही नहीं जाता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उनको प्रीफिक्स में लिखते हैं। ये सब बात करेंगे। पहले इन 2 रूल्स को जल्दी से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर अभी नहीं भी क्लियर होता है तो थोड़ी देर में जब हम डिटेल में बात करेंगे तो हो ही जाएगा। देखते हैं, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था CH3OH, आप सबको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन समझाने के लिए इसका एग्जांपल लिया था मैं। इसका अगर हमसे पूछेंगे IUPAC नेम क्या है, तो सबसे पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप ये OH है, ये बात हमें समझ में आ रही है, ये OH है। और एक अच्छी बात ये है कि बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, ये एक ही कार्बन है इसमें, तो चेन की झंझट ही नहीं है। इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, मिथ, और क्योंकि एक ही कार्बन है तो ब्रांच की भी झंझट नहीं है, तो कोई प्रीफिक्स नहीं लिखना है। अभी बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, मिथ। प्रीफिक्स कुछ होगा नहीं क्योंकि कुछ ब्रांच तो है नहीं इसमें, तो मिथ। और उसके बाद आप सबको याद होगा लास्ट क्लास तक हम लोग क्या करते थे, ANE लगाते थे, मीथेन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, हम लोगों को यहाँ से ये E ड्रॉप करना है, यानी हटा देना है। ठीक,
और अब क्या करेंगे, हम देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है। मैं अभी के लिए बता देता हूं, बाद में तो सारी लिस्ट लिखवाऊंगा। ये OH है, इस फंक्शन ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है इसको, और इसके लिए अगर सफिक्स यूज किया जाता है तो वो सफिक्स होता है OL, ऑल। कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, ऑल। अच्छा, तो ऑल लगा देंगे, मीथेन की जगह ई की जगह क्या लगा देंगे, ऑल। तो क्या कंपाउंड हो गया ये, मीथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम है। तो आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि अभी तो कहा था अलोंग विद इट्स पोजीशन, तो इसकी पोजीशन क्यों नहीं लिखी? तो इसकी पोजीशन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इसकी पोजीशन लिखने से भी फायदा क्या होता, एक ही तो कार्बन है, तो क्या 2 पोजीशन हो सकती है क्या 3 पोजीशन हो सकती है क्या? तो जब मीथेनॉल बोलेंगे तो सुनने वाले को अपने आप समझ में आ जाएगा मिथ बोला है, मिथ मतलब एक कार्बन होगा, तो ऑल उसी पे लगा होगा, तो इस बार पोजीशन लिखने का कोई फायदा है नहीं। हाँ, अगर दूसरा एग्जांपल मैं दूं वो देख सकते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल इसके पीछे इधर लिख दूं CH3 और ये देखते हैं, अब ये हमें एक कंपाउंड दिख रहा है। वंस अगेन यहाँ पे भी वही फंक्शनल ग्रुप मैंने लिया है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इसका IUPAC नेम क्या होगा? वंस अगेन लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी। अब मैंने कहा था ना, पिछले सारे रूल्स हमें याद रहने चाहिए, अगर वहां भूल गए तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो गलत हो ही जाएगा। पहले वो रूल्स याद रहे तब तो इसको जोड़ पाएंगे उसमें, मुझे लगता है वो याद है हमें। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, पॉइंट रूट पता करने के लिए पेरेंट चेन पता होना चाहिए ना, तो 1 2 3 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक, एक रूल में थोड़ी देर में और लिखवाऊंगा आगे से। जब भी हम लोग ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें जिसमें फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हमें जो पेरेंट चेन ढूंढनी होती है, जो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है, उसमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप उस चेन में कहीं ना कहीं जुड़ा हो। पता चला लॉन्गेस्ट तो ढूंढ ली, फंक्शनल ग्रुप कहीं है ही नहीं, वो ब्रांच में लग गया है। ऐसा कोई हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच में लगवा दें। इसीलिए आगे से कंडीशन आ जाएगी, शर्त आ जाएगी कि अगर फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है तो पेरेंट चेन उस चेन को मानेंगे जो लॉन्गेस्ट भी हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट भी हो कहीं ना कहीं। है, यहाँ वो सब झंझट नहीं है, फिलहाल इसको सिंपल देखते हैं। तो अगर इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है तो नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग किसी एक छोर से शुरू की जाती है। हम बीच से तो नंबरिंग नहीं शुरू कर सकते, या तो उस एंड से या इस एंड से नंबरिंग करेंगे शुरू। तो मैं इस एंड से करूं या उस एंड से करूं, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, बीच में आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है। तो 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, सिंपल। इसके लिए जो वर्ड रूट होगा मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको, प्रॉप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, प्रॉप एन, लेकिन अब ई ड्रॉप कर देंगे जैसा कि कहा गया है, तो हम ई ड्रॉप कर देंगे। उसकी जगह क्या लिखना है, ऑल, लेकिन इस बार पोजीशन बतानी पड़ेगी क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है। इधर होता तो फर्स्ट पोजीशन होती, इधर होता तो फर्स्ट पोजीशन, तो बात की बात है। अगर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन होती, अगर OH यहाँ लगा होता तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है फंक्शनल ग्रुप को। तो अगर यहाँ पे OH लगा हुआ है तो हम अब देखते हैं सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे डैश लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। मैंने कहा था कि मुझे 2 लिखना है और यहाँ n एक अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट और न्यूमेरिक के बीच में एक हाइफन होता है। नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन होना चाहिए। तो यहाँ 2 और फिर यहाँ पे ऑल, तो प्रोपैन टू ऑल। मुझे लगता है कि ये नोमेनक्लेचर में कोई गड़बड़ी या किसी को समझ में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोपैन टू ऑल, आई होप इट्स क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें और समझनी है, जो जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था। पता नहीं उस टाइम आप लोग इस बात को समझ पाए थे नहीं समझ पाए थे। आगे हम बढ़े इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेते हैं, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। वो क्या है, वो इस रूल को समझे सर। ये रूल ये कहता है, while selecting the parent chain we must ensure, हमें बहुत एकदम ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, we must ensure that it contains the functional group also। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते वक्त एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पेरेंट चेन जो सेलेक्ट करेंगे ना, तो ऐसा पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो। पता चला उस मॉलिक्यूल के अंदर हमने वो वाला चेन पेरेंट चेन मान लिया जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं लगा है, वो तो साइड में किसी और जगह लगा हुआ था। ऐसी गलती नहीं करेंगे, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये बात है, इस रूल का ध्यान रखना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर वो ना हो तब तो वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। फंक्शनल ग्रुप की लगने की वजह से उस कंपाउंड की कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं।
इसीलिए फंक्शनल ग्रुप को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए उसका नाम लिखते वक्त भी इंपॉर्टेंस देना पड़ता है कि पेरेंट चेन वो जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं है हम उसको पेरेंट चेन ही नहीं मानेंगे। जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप न लगा हो, किसी और जगह लगा हो, किसी ब्रांच में लगा हो, तो हम लंबी चेन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसको पेरेंट चेन ही नहीं मानेंगे। पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप। मुझे लगता है बातें करने से ज्यादा अच्छा है अगर एग्जांपल है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में CH3C CH2OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3 है। अब सवाल ये उठता है कि लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, पेरेंट चेन क्या होगी। तो हम देखते हैं 1 2 3 तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और अच्छी बात यह है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगा ही हुआ है, तो इसको पेरेंट चेन मान सकते हैं, वो तो हमें क्लियर है। लेकिन अगर हमें ये रूल ध्यान ना रहे तो एक गलती ये कर सकते हैं हम लोग, क्या 1 2 3 ये भी तीन कार्बन की चेन है और ये भी तीन कार्बन की चेन थी, तो इससे पहले तो हम लोग कहते थे कि ये भी तीन कार्बन की है, ये भी तीन कार्बन की है, किसी को भी मान लो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, इस वाली चेन में OH लगा हुआ। लेकिन अगर हम इस वाले फंक्शनल ग्रुप को देखें, इस वाले चेन को देखें, क्या इसमें कहीं भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लगा है क्या? OH नहीं लगा है। इस पूरे मॉलिक्यूल में OH है लेकिन इस वाली चेन में नहीं है। इस वाली चेन के किसी भी कार्बन पे OH नहीं लगा हुआ, तो हम इसको पेरेंट चेन नहीं मानेंगे। आई होप इस बात का क्लियर हो गया होगा। तो हमारे लिए पेरेंट चेन यही होगा। अब ये हमारे लिए कंडीशन हो गई है, तो हम इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे। अब नंबरिंग की बात कर लेते हैं। तो नंबरिंग के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नंबरिंग भी ऐसे करेंगे क्योंकि मैंने कहा हमारा फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो नंबरिंग ऐसे करेंगे ताकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले। अब ब्रांच के लिए हमारा फोकस नहीं रहेगा, अब हमारा पहला फोकस हमेशा फंक्शनल ग्रुप पे रहेगा। ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो ब्रांचेस को सेकंड पोजीशन मिलता है क्योंकि 1 2 3, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को 3 मिल जाएगा, ब्रांच से ज्यादा थर्ड पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन अगर हम उधर से नंबरिंग करें 1 2 3 तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे ही आ जाता है, तो लोएस्ट है ना, तो हम लोग इधर से ही नंबरिंग करेंगे। आई होप ये बात भी क्लियर होगी। तो 1 2 and 3, 1 2 3 अगर हमने इस तरह से किया तो अब इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, थोड़ा नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये CH3 और ये CH3 एक ब्रांच है, बल्कि दो ब्रांचेस सेकंड पोजीशन पे हैं दोनों। नाम कहाँ लिखेंगे इनका? प्रीफिक्स में। वर्ड रूट क्या होगा? तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो वर्ड रूट क्या होगा? प्रॉप। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऑल, फर्स्ट पोजीशन पे। पूरा नाम इसका क्या होगा? पूरा नाम होगा 2, 2, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। दो बार 2 क्यों लिखा? क्योंकि दो मिथाइल लगे हुए हैं सेकंड पोजीशन पे, तो 2, 2 हाइफन लगाएंगे, डाइमिथाइल, तीन कार्बन, तो वर्ड रूट क्या होगा? प्रॉप, तो डाइमिथाइल प्रॉप। अब आगे हम लोग क्या करते थे? एन लगा के खत्म कर देते थे, बट इस बार हमें एन में से ई हटा के फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखना होगा, जो कि इसके लिए ऑल होता है, लेकिन पोजीशन भी बतानी होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे आया हुआ है। तो प्रोपेन, हम ये यहां से ई हटा के लिखेंगे 1 ऑल, तो 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। क्या ये बात क्लियर है? मुझे लगता है इस बात को क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको बहुत ध्यान से देखें, इससे एक और नई बात सीखने को मिलेगी नीचे वाले एग्जांपल से। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है? पेरेंट चेन क्या है? देखते हैं। 1 2 3 तीन कार्बन की चेन, फंक्शनल ग्रुप बीसी चेन पे लगा हुआ है, ओके। लेकिन क्या और भी कोई चेन पॉसिबिलिटीज है इसमें? कुछ और भी चेन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन है, ज्यादा कार्बन है, इधर तो 3 कार्बन था, इधर तो 4 कार्बन है, और फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है 1 2 3 4, तो इस चेन के इस वाले कार्बन पे लग गया फंक्शनल ग्रुप। तो क्या ये पेरेंट चेन है? अब डेफिनेटली वो वाले 3 कार्बन से तो ज्यादा कार्बन है, इसमें तो इसी को होना चाहिए। लेकिन क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है, एक पॉसिबिलिटी और, वो क्या है? 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की चेन है और ये भी 4 कार्बन की चेन है, तो अब किसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे? आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। हम लोग इस वाले को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, तो ये वाली चेन हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप, ये वाली हमारी चेन पेरेंट चेन हो गई, फंक्शनल ग्रुप क्योंकि इसमें लगा हुआ है। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग ऑब्वियसली यहां से शुरू करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे आ रहा है, तो इससे स्मॉल क्या हो सकता है? 1
2 3 4। फिर से वही नाम 2 2 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है इस बार तो ब्यूट एंड 1 ऑल, तो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। मुझे लगता है ब्यूटेनॉल, मुझे लगता है इस बात को भी समझ में हमें आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इसमें वो जो नई बात हम सीखना चाहते हैं शायद इसमें आ नहीं पाई। एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर लिस्ट बनाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के होते हैं, क्योंकि हर बार OH तो नहीं होता है, कई तरह के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से और हो सकते हैं और उनके लिए क्या क्या सफिक्स यूज करना होता है ये भी देख लेंगे। बट फिलहाल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसको पहले समझते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिस पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझने के लिए। अगर इस कंपाउंड में नोमेनक्लेचर करने के लिए पेरेंट चेन ढूंढना हो तो क्या पेरेंट चेन हो सकता है? तो मैं देखता हूँ 1 2 3 तो सिर्फ 3 कार्बन की चेन बन रही है, हालांकि इसमें OH है, लेकिन देखते हैं क्या 3 से ज्यादा लंबी चेन है, हो सकती है क्या? तो 1 2 3 4 बिल्कुल, ये 3 से ज्यादा भी है, 4 कार्बन है और फिर से फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको भी कह सकते हैं तो ज्यादा ही हो गया। तो 3 कार्बन वाला तो रिजेक्ट हो गया, ये 4 कार्बन वाला हो गया, इसमें OH भी लगा है। लेकिन क्या 4 कार्बन से भी ज्यादा लंबी चेन हो सकती है? इस वाले मॉलिक्यूल में दिख रही है क्या? बिल्कुल है, ध्यान से देखें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, 4 से ज्यादा, तो क्या इसको हम पेरेंट चेन मान सकते हैं क्या? एक और हो सकता है 1 2 3 4 5, ये भी सेम ही बात है। तो क्या ये 5 कार्बन की चेन्स जो बन रही हैं, क्या इनको फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं क्या इस मॉलिक्यूल में? मुझे लगता है अगर ध्यान से सोचें तो हम समझ गए होंगे कि नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? 1 2 3 4 5, ठीक है, माना 5 कार्बन की चेन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? क्या इस कार्बन पे है? क्या इस कार्बन पे है? क्या यहाँ है? क्या यहाँ है? क्या यहाँ है? कहीं नहीं है, यानी चेन पे डायरेक्टली कहीं भी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो उस चेन का कोई महत्व नहीं होता। उस चेन को भले वो लंबी चेन हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप उस पे तो नहीं है ना, पूरे मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं है, लेकिन उस चेन पे नहीं है, तो क्या हम उसको पेरेंट चेन बोल सकते हैं? रूल कहता है नहीं बोल सकते। तो हमारे लिए पेरेंट चेन कौन होगा? उससे एक कार्बन कम वाली चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसमें जो दिख रहा है उसको पेरेंट चेन मानेंगे। क्या? 1 2 3 4। मुझे लगता है इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे से इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, नोमेनक्लेचर करते वक्त फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए पेरेंट चेन में। तो अब इसकी नोमनी करें, तो हम नोमनी करेंगे 1 2 3 4। आई होप इस बात को हम समझ गए होंगे कि 4 कार्बन की चेन इसमें बन रही है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, हालांकि मुझे लगता है कि उस रूल को भी एक बार हम डिस्कस कर लें। 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की चेन है, और 1 2 3 4 ये भी 4 कार्बन की चेन। अब 4 कार्बन की जो दो चेन्स है ना, मुझे लगता है कि अभी उस बात को मैं नोमेनक्लेचर करने से अच्छा एक एग्जांपल, एक रूल पहले लिखवा दूं, फिर इसका नोमेनक्लेचर करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन वहां पे भी हो सकती है, जस्ट लिटिल बिट। थोड़ी सी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक रूल और लिख लेते हैं। आई होप यहाँ तक, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हमें समझना था वो क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो रिवाइंड करके एक बार दोबारा सुने और समझने की कोशिश करें। इस कंपाउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है एक कंफ्यूजन को दूर और कर लेते हैं, उसको एक रूल लिख के समझते हैं, क्योंकि वो रूल है जरूर, वो अभी तक हमने बात नहीं की है, सही समय है अब इसको रूल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो रूल? रूल लिखने से पहले मैं इस क्वेश्चन में समझाता हूँ कि क्या मैं जो कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है। देखते जरा। अब एक बात तो साफ हो गई कि 5 कार्बन की चेन हम पेरेंट चेन नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें तो OH है ही, फंक्शनल ग्रुप है ही, तो 4 कार्बन की चेन मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो 4 कार्बन की चेन बन रही है, कौन से वाले को माने? क्या दोनों का एक ही बात है? नहीं, दोनों में एक बात नहीं है, जरा समझें एक बात। 1 2 3 4, अगर मैं इसको मानता हूँ पेरेंट चेन, तो इस पे ये चीज ब्रांच है CH3, और ये पूरा इतना बड़ा ब्रांच है, और मुझे लगता है इस ब्रांच का नाम आप सबको पता होगा, आइसोप्रोपाइल, याद होगा सबको, आइसोप्रोपाइल ब्रांच। 2 ब्रांचेस है, ठीक? तो समझ में आता लगता है, हाँ ठीक है, लिख देंगे नाम, इसमें क्या दिक्कत होगी, आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, और एक मिथाइल है। लेकिन मैं यही समझाना चाह रहा हूँ एक बात और, अगर मैं इसको ना मानूं पेरेंट चेन, 4 कार्बन की एक और चेन है और उस पर फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से शुरू होता है वो 1
2 3 4 1 2 3 4। अगर मैं इसको पेरेंट चेन मान लेता हूं तो ब्रांच क्या क्या होगा, ये तो ब्रांच होगा ही होगा, सेकंड पे लगा हुआ है। अब ये पूरा हमारा पेरेंट चेन है, इस बात का ध्यान रखें, ये पूरा पेरेंट चेन है ना। तो क्या क्या ब्रांच हो गए इस पेरेंट चेन में, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये। कितने ब्रांचेस हो गए, 3। और याद होगा इस वाले को जब हमने पेरेंट चेन लिया था तो कितने ब्रांच हुए थे, सिर्फ 2, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब इसको पेरेंट चेन मानेंगे तो नाम कुछ अलग आएगा, और इसको पेरेंट चेन मानेंगे तो नाम कुछ अलग होगा, यानी बात सेम नहीं रहेगी। यहाँ तो कंफ्यूजन हो गई ना, ये जेन्युइन कंफ्यूजन है। मुझे लगता है इस बात को क्लियर हो गया, अपनी बात समझ में आ गई होगी क्लैरिटी के साथ कि क्या कंफ्यूजन है। अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानता हूं तो सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं, और अगर मैं इसको पेरेंट चेन मान लूं, 4 कार्बन की है, फंक्शन को इसमें भी लगा हुआ है, तो कोई परेशानी नहीं है, मान तो इसको भी सकते हैं। तो फिर इसमें 3 ब्रांचेस हैं, तो कोई उसको मान लेगा तो उसका नाम कुछ अलग आएगा, कोई इसको मान लेगा उसका नाम कुछ अलग आएगा, एक ही कंपाउंड के 2 नाम आ जाएंगे, फिर तो कंफ्यूजन हो गई। हमने पूरा रूल ही इसलिए बनाया था कि कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ तो कंफ्यूजन हो रही है। तो कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक हमने एक रूल डिस्कस नहीं किया है। अब समय आ गया है कि उस रूल को डिस्कस करें। वो रूल ये है कि अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए, वो भी 4 कार्बन की थी, ये भी 4 कार्बन की है, उसमें भी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन हो गए ना, या तो इसको मान लें या उसको मान लें। ऐसे में हम उसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, उसको पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस हों, लार्जर ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस हों, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस हों, उसको पेरेंट चेन माना जाएगा। तो आपको याद आ रहा है कि इस वाले को जब हमने पेरेंट चेन लिया था तो सिर्फ 2 ब्रांचेस थी, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल। लेकिन अभी अगर इसको मानते हैं तो कितनी ब्रांचेस हैं, 1 2 3। तो ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस, लार्जर नंबर ऑफ ब्रांचेस किसमें है, इसमें देखिए एक ब्रांच ज्यादा हो रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं उसको हम पेरेंट चेन मानते हैं। तो IUPAC भी ये कंफ्यूजन ही समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। अब अगर हमें ये रूल याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी, अब सबको याद रहना चाहिए। तो अब हम किसे माने, फंक्शनल ग्रुप और पेरेंट चेन किसे माने, हम इसे ही मानेंगे क्योंकि इसमें एक ब्रांच ज्यादा है, उस वाले में सिर्फ 2 थे, इस वाले में 3 है। अब इसका नाम लिखते हैं, तो इसका नाम लिखना आसान है, 1 2 3 4। हम देखते हैं कि मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप है। नंबरिंग कर रहे हैं तो हम देखते हैं सेकंड पोजीशन पे भी मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे भी मिथाइल है, और सेकंड पोजीशन पे इथाइल भी है। ये सबको प्रीफिक्स में लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आई होप ये बात भी याद होगी रूल्स के हिसाब से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हुए इसका नाम क्या होगा, तो पहले इथाइल लिखेंगे, वो ई से स्टार्ट होता है उसका नाम, तो पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो 2 इथाइल, फिर डैश लगाएंगे क्योंकि अब हमें नंबर लिखना है। सेकंड पोजीशन पे भी मिथाइल है और थर्ड पोजीशन पे भी मिथाइल है। ये बात याद होगी, जब दोनों मिथाइल है तो एक साथ लिख सकते हैं डाई लगा के, लेकिन नंबर तो लिखना पड़ेगा। तो 2, 3, इस बात को भी समझ गए होंगे, सेकंड पोजीशन पे है और एक थर्ड पोजीशन पे है, तो 2, 3। अब लिखेंगे डाई। कई बार बच्चे ये लोग डाई भूल जाते हैं, डाई नहीं भूलना है, डाई ही तो बताता है कि 2 मिथाइल है, नहीं सीधा लिख देंगे तो क्या मतलब समझ में आएगा, कुछ नहीं। तो डाई मिथाइल, वर्ड रूट क्या होगा 4 कार्बन के लिए, ब्यूट। और फंक्शनल ग्रुप ई हटा के ऑल लगाना है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ब्यूटेन 1 ऑल। आई होप ये बात क्लियर है आप सबको कि इस तरह से इसका नाम होगा 2 इथाइल 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर है बात। अब हम सबके सामने एक टेबल है, एक लिस्ट है, कुछ बहुत ही कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स के, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप OH नहीं होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, कमी नहीं है कोई। लेकिन ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो बहुत कॉमन है, 11th और 12th क्लास में सबसे ज्यादा मतलब हमें इन्हीं में से किसी का रहने वाला है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना का तो पता होना चाहिए। OH का तो मैं बता ही चुका था, उसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं जब भी यूज करना होगा, तो ऑल। अगर ये CHO लगा हो, याद रखना फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, एल्डिहाइड होता है, जैसे OH होता है अल्कोहल, CHO अगर कहीं लगा होगा
तो उसे हम एल्डिहाइड कहेंगे और उसका नाम सफिक्स में जब लिखना होगा तो अल लिखेंगे, AL अल, उसमें ऑल, इसमें अल। ओके, एल्डिहाइड से अल याद रखना आसान होगा। कीटोन अगर हो तो कीटोन ऐसा होता है, एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएगा, पता चलेगा अच्छा कीटोन है ये। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O लगा हो किसी भी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव में, यदि इस तरह से नहीं लगा हो तो हम मान लेंगे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और इसका नाम सफिक्स में जब लिखना होगा तो ओन लिखेंगे, ONE ओन। क्लियर है ये बात? बाकी रूल्स सारे वही रहेंगे, रूल्स में कोई चेंज नहीं होगा, रूल्स सारे वही हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर ये होगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड, और NH2 अमीन है, इसके लिए भी सफिक्स भी अमीन ही होता है। मुझे लगता है ये याद रहेगा हम लोगों को, तो हम कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। अल्कोहल वाली कर चुके हैं, थोड़ी सी बाकी भी करके देख लेते हैं, जल्दी से करेंगे क्योंकि हमें और भी कुछ चीज़ों को सीखना है इसमें। अभी हमें उन फंक्शनल ग्रुप की भी बात करनी है जिनका नाम सफिक्स में नहीं लिखा जाता है। मैंने कहा था ना शुरू में कि कुछ ऐसे भी होते हैं तो उनका नाम हमेशा प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं अभी उसकी बात करने वाला हूँ। इनमें से तो कोई भी नहीं है, इनका नाम अगर ये लगे होंगे तो सफिक्स में ही लिखना होगा। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, CH3 CH2 CHO। अब ये एल्डिहाइड दिख रहा है हम लोगों को, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अब यहाँ पर एक बार देखें पेरेंट चेन क्या होगा। तो पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। जितने भी कार्बन एक सिंगल लाइन में लगे होते हैं, मतलब लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, तो जितनी भी कार्बन होंगे वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। शर्त ये है फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। इसमें क्या है, तो कुछ लोग अगर शायद अभी ना मैंने नहीं बताया है और उन्हें पता ना हो तो शायद कुछ लोग ये माने 1 2 दो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि वो तो फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन याद रखें इस बार फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते वक्त इसके कार्बन को भी पेरेंट चेन में काउंट कर लिया जाएगा, ये याद रखना है। अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद का कार्बन लगा हुआ है, खुद का कार्बन है CH में, OH में तो नहीं था ना, O था, कार्बन तो नहीं था, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी है, तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग 2 कार्बन की नहीं मानेंगे, हम यहां से मानेंगे 1 2 3 कार्बन की चेन मानेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? तो लगता है ये बात क्लियर होनी चाहिए। नंबरिंग भी यहीं से करेंगे, फिर जब चेन में काउंट कर लिया तो नंबरिंग भी करनी पड़ेगी वहीं से। तो 1 2 3, कोई ब्रांच नहीं है इसमें, तो इसका नाम प्रॉप हो जाएगा 3 कार्बन की चेन की वजह से, प्रॉप N। और फिर पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे ही वो एल्डिहाइड खुद लगा हुआ है, खुद ही है वो कार्बन, तो हम प्रोपेन 1 अल लिख सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा प्रोपेन अल भी लिख सकते हैं। 1 नहीं भी लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड होगा, 1 नहीं लिखा है इसका मतलब 1 पोजीशन पे है इसीलिए नहीं लिखा है, हालांकि बाकी जगहों पे लिख के मेंशन करना पड़ता है। अगर ऐसे भी लिख दिया है तो समझ जाना चाहिए कि 1 पे होगा इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। अदरवाइज हम प्रोपेन 1 अल लिख सकते हैं, प्रोपेन अल लिख सकते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर है ये बात? ओके। और एक बात तो यही है कि नंबरिंग हमें ऐसे करनी है ताकि हमारे फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, एल्डिहाइड का ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। CH3 अब जरा इसका नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, जरा ध्यान से सोचना। इसमें नोमेनक्लेचर हम माने तो सॉरी नोमेनक्लेचर क्या होगी तो देखिए पेरेंट चेन क्या होगा। 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, क्लियर है ये बात? और फंक्शनल ग्रुप तो लगा है, तो क्या इसको माने? नहीं, फंक्शनल ग्रुप लगा है लेकिन 1 2 3 ये भी 3 कार्बन की चेन है, और हम यहां से शुरू कर रहे हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर 1 2 3, 3 कार्बन की चेन ये भी है और ये भी थी, तो हम लेकिन इसको पेरेंट चेन मानेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको पेरेंट चेन मान लेंगे तो CHO अलग छूट जाता है, वो नंबरिंग में इस पोजीशन सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, 1 2 3, ये नहीं किया जाएगा। हम इसीलिए नंबरिंग ये वाला पेरेंट चेन ही नहीं मानेंगे, हम पेरेंट चेन इसको मानेंगे 1 2, अब मैं इधर 3 बोलूं इधर 3 बोलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह ब्रांच तो छूट ही जाएगा, ये ब्रांच हो गया। अगर मैं इधर 3 लेता तो वो ब्रांच हो जाता। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोप N 1 अल या प्रोपेनल। आई होप की बात भी क्लियर होगी।
कुछ इस तरह से ये इनके कंपाउंड्स हैं, इसको अच्छे से देख लें। आगे हम बढ़ते हैं, एक और देखते हैं एग्जांपल लेकर के, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब क्या हम पहचान पा रहे हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसमें अल्कोहल नहीं है, इसमें एल्डिहाइड भी नहीं है, इसमें C डबल बॉन्ड O है और वो हमेशा किनारे पे कभी नहीं हो सकता, वो बीच में ही होगा, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लगा होगा, बीच में होगा कभी ना कभी, एकदम एंड पे नहीं होगा, जैसे OH होता था CHO होता था। खैर ये कीटोन है, क्या होगा इसका नाम? तो लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बन रही है, कार्बन इंक्लूड हो गया, उसको काउंट करना ही होगा हमें, तो हमने यहाँ से काउंटिंग की। एक मन में सवाल उठ सकता है, तो हमने यहाँ से क्यों नहीं काउंटिंग चालू करी? 1 2 3 ऐसे कर देते ना और स्मॉल नंबर मिलता, लेकिन दिक्कत है ना उसमें, क्या दिक्कत है? अगर मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन होगी बस, और यहाँ से करता हूँ तो ये इंक्लूड भी हो रहा है और 4 कार्बन की चेन भी, यानी फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड भी हो रहा है और 4 कार्बन की चेन, तो लॉन्गर चेन वो है। इसीलिए हमने इस तरह से नंबरिंग ना करके हमने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे तो 2 और इसके लिए सफिक्स क्या होता है? ऑन, तो ब्यूटेन 2 ऑन। आई होप ये बात भी क्लियर होगा आप सबको। दूसरा एक अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 COOH। अगर ये हो, इसकी नंबरिंग वंस अगेन लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, इस कार्बन को भी काउंट कर लिया जाता है, तो 1 2 3, तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। वंस अगेन 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि 1 पोजीशन पे है तो अंडरस्टूड सी बात है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये भी लिख सकते हैं या प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें आप में समझ में आ गई। अब जल्दी से लेक्चर को खत्म करते हैं। एक छोटी सी बात, उन फंक्शनल ग्रुप को एक बार देख लेते हैं जिनका नाम सफिक्स में कभी नहीं लिखा जाता, क्योंकि जिनका सफिक्स में लिखना है और रूल तो हर बार यही लग रहा है सबका, जितने भी रूल्स हो सकते हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब तो बस जरूरत है बार बार प्रैक्टिस करने की। तो ये प्रैक्टिस करना हमारा अलग से काम होगा, बट पहले उन फंक्शनल ग्रुप को एक बार देख लें जिनका नाम प्रीफिक्स में ही लिखा जाता है, सफिक्स में कभी नहीं लिखते। तो वो कौन कौन से हैं? देखो यहाँ देखते हैं। The name of functional groups such as फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस हैं। NO2, ये जो 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, मैंने भी सिर्फ 4 लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे 11th क्लास के सिलेबस में आएंगे बार बार। ये 4 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, इनका नाम अगर ये लगे भी होंगे ना हाइड्रोकार्बन में, तो इनका नाम तब भी सफिक्स में नहीं लिखेंगे, इनको लिए हमेशा प्रीफिक्स में लिखते हैं, सफिक्स में किसी भी हालत में नहीं लिखना। और प्रीफिक्स में लिखने का रूल हमको पता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखना होता है अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स लिखने हैं तो, बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों तो खैर एक ही फैमिली के हैं, हैलोजन, और ये NO2 है, इसे नाइट्रो कहते हैं, नाइट्रो 2। ठीक, अब एक बात ये भी देख लेते हैं कि प्रीफिक्स में लिखना है तो क्या लिखना है। F लगा होगा तो उसके लिए प्रीफिक्स में क्या वर्ड यूज करेंगे? बड़ा सिंपल है, अगर प्रीफिक्स में लगेगा वो, तो फ्लोरीन के लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो होता है फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो। क्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, और NO2 के लिए नाइट्रो। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाएगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर इस तरह का एक कंपाउंड हम देखते हैं, CH3, इसी पे हम CH भी लगा लेते हैं। ये अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, क्योंकि हमें पेरेंट चेन पता करनी है। 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप दोनों में ही है, तो किसी को भी मान लेते हैं पेरेंट चेन। तो मैं इसको पेरेंट चेन मानता हूँ, बात एक ही है। ये ब्रांच हो गया और ये भी ब्रांच है, क्योंकि डिफरेंस इसको भी प्रीफिक्स में, हालांकि ये है फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, बात एक ही है। 1 2 3। अब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल भी है और क्लोरीन भी है, तो दोनों का नाम प्रीफिक्स में लिखना, पहले किसका लिखें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रीफिक्स में कुछ ऐसा नहीं होता कि वो फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं, प्रीफिक्स में लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्लोरीन, क्लोरो लिखना है, सी से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, डेफिनेटली क्लोरो पहले आएगा। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अब हमने 2,2 नहीं लिख दिया, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। 2,2 एक साथ कब नंबर लिख देते हैं जब दोनों सेम ही होते हैं। मिथाइल मिथाइल होता तो डाई मिथाइल लिखने के लिए 2,2 लिखते थे, और क्लोरो अलग है, मिथाइल अलग है, तो अलग से 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप। और अब सफिक्स क्या होगा? तो सफिक्स में तो कुछ लिखना नहीं है, तो जब कुछ नहीं लिखना होता है तो एक सफिक्स क्या लगता है? एन, ए एन ई एन। तो यहाँ पूरा एन लग जाएगा, प्रोप ए एन एन। इस बात को समझेंगे। अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता क्लोरीन की जगह OH होता या कुछ NH2 होता या कुछ भी और लगा होता जिसका सफिक्स में लिखना होता है, तो फिर वहां लिखते ई हटा करके जो भी हो सकता था, अल, ऑल, ओइक एसिड, जो भी होता। मुझे लगता है यहाँ तक ये बात क्लियर है। तो ये आज हमने सीखा बहुत ही बेसिक सा, अभी बहुत सारी चीजें इसमें और बढ़ेंगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगी। आज के इस पूरे लेक्चर में हमने सीखा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो किस तरीके से नोमेनक्लेचर करना चाहिए। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हम जोड़ते चलेंगे। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो क्या होगा, और अगर एक से ज्यादा लगा हो, वो भी अलग अलग टाइप का लगा हो, तो क्या होगा, उस केस में कैसे करेंगे, ये सब बात हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर